हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जीएसटी से है। आज हम लोग जानेंगे कि जीएसटी में जितने भी फॉर्म्स होते हैं जीएसटी आर 1 to 10, ये हम लोग 1 by 1 करके जानने वाले हैं कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और कौन करता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और दोस्तों, जो कि हमारा लाइव क्लास है 10 मई 2023 से शुरू होने जा रहा है। आप अकाउंटेंसी और टैक्सेशन और रिटर्न के बारे में पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमारे इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि इसमें अभी आपका 40% का फ्लैट आपका डिस्काउंट चल रहा है। और इसके अलावा जैसे कि आपका टीडीएस है, फिर आपका केवल जीएसटी है, या फिर आप कॉम्बो कोर्स को भी आप बाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से सिंपल वे में जा करके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप इसमें से किसी भी कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है GSTR1। तो देखिए, यहाँ पर मोटे तौर पे GSTR1 का जो यूज़ किया जाता है वो सेल के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जब आप इसे डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे कि ऐसा डीलर जिसके पास नॉर्मल स्कीम का जीएसटी नंबर है, तो उसे प्रत्येक माह या प्रत्येक तिमाही में जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है, चाहे या तो वो मंथली मोड में फाइल करेगा या फिर क्वार्टरली मोड में फाइल करेगा, तो उसे GSTR1 का रिटर्न फाइल करना होगा। यदि कोई सेल नहीं भी है तो भी उसे GSTR1 का नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, नोट में यहाँ पर मेंशन किया गया है, यह रिटर्न केवल विक्रय के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि GSTR1 जो रिटर्न है ये अपलोड कौन करेगा? नॉर्मल स्कीम का जो डीलर है, और वो किसके अगेंस्ट में करेगा? सेल के अगेंस्ट में। यानी सेल होगा तो फाइल करेगा, नहीं भी होगा तो भी फाइल करेगा। तो ये मोटी बात है कि GSTR1 का जो यूज़ होता है वो सेल के लिए यूज़ होता है, एवं इसमें प्रत्येक सेल बिल का हिसाब देना है। यानी B2B है, B2CL है, B2CS है। आपको पता है कि कई तरह के सेल हम लोग करते हैं, तो जितने भी तरह का सेल होगा उसमें B2B में जितना भी आपका बिल इशू होगा, प्रत्येक बिल का हिसाब आपको GSTR1 में देना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट बात है, इस रिटर्न को रिवाइज नहीं किया जा सकता। यानी अगर रिटर्न गलत चला गया है तो आप उससे पूरा आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर इस महीने में या इस क्वार्टर में GSTR1 में कोई त्रुटि हो गई है और वो रिटर्न चला गया है, तो बाद वाले रिटर्न में आप उसमें अमेंड कर सकते हैं। इसमें वो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, लेकिन आप इसे रिवाइज नहीं कर सकते। तो ये हुआ GSTR1 की बात। अब आते हैं GSTR2। तो ये देखिए, ये जो रिटर्न है ये किसके लिए? फॉर परचेजर। तो इससे ये क्या पता चलता है कि ये परचेजर के लिए है, और इसे रिकंसाइल करने के लिए परचेजर को ये दिया गया है कि जो भी सेलर GSTR1 में परचेजर को शो करेगा B2B में, उसे ऑटो पॉपुलेट होकर के कहाँ दिखेगा? GSTR2A में दिखेगा। तो देखिए, ऐसा डीलर जिसके पास नॉर्मल स्कीम का जीएसटी नंबर है, यानी कि ये रजिस्टर्ड डीलर तो है, लेकिन इसके पास कौन सा स्कीम का नंबर है? नॉर्मल, जिसे हम लोग कहते हैं रेगुलर। और उसने किसी अपने जैसे ही डीलर से कोई माल या सेवा को परचेज किया है, तो उसने माल के साथ जीएसटी भी उस डीलर को पे किया होगा, सीधी सी बात है। तो उसे मिलान करने के लिए वह GSTR2 का प्रयोग करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि GSTR2A जो है वो रिसिपिएंट के लिए है, यानी कि उसने जब किसी अपने जैसा डीलर, क्योंकि उसके पास भी नॉर्मल स्कीम का नंबर है तो उसे भी ITC क्लेम करना है, तो उसने सामने वाले डीलर से माल परचेज किया, तो सामने वाले डीलर ने उसे GSTR1 में शो किया, तो उसे कहाँ दिखेगा? GSTR2A में दिखेगा। वो उसने B2B में दिखाया, राइट, उसे कहाँ दिखेगा? उसे GSTR2A में दिखेगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ, जिससे उसने माल खरीदा है उसने उसे रिटर्न में शो कर दिया है। तो ये रिटर्न अपलोड नहीं करना है, ठीक है? GSTR2 को अपलोड नहीं करना होता है, यह रिसिपिएंट को केवल मिलान करने के लिए दिया गया है। रिटर्न अपलोड कौन होगा? GSTR1 का रिटर्न अपलोड होगा, राइट। अब बात आती है GSTR2B। ये आपने पोर्टल पे देखा होगा। ये अब किस लिए है? फॉर ITC। ITC का माने होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसा कि आपको पता है
कि जब आप GSTR 3B का रिटर्न फाइल करने के लिए जाते हो तो उसमें ऑटो पॉपुलेट हो करके आपका ITC दिख जाता है, तो वो कहाँ से उठ के आता है? GSTR 2B से आता है। तो यहाँ पर देखिए GSTN यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के नियमानुसार हम अपने हिसाब से ITC का क्लेम नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर GST का लॉ कहता है कि भाई देखो, जो GSTR 2B में आपका ITC दिख रहा है, आपको उतना ही क्लेम करना है कि कोई भी रजिस्टर्ड डीलर अपने हिसाब से ITC क्लेम नहीं कर सकता, राइट। तो इसमें क्या है, GSTR 2B में जितना इनपुट टैक्स का क्रेडिट दिखेगा या फिर उसका 5% अधिक ही ITC क्लेम किया जा सकता है, ये GST का लॉ कहता है। तो ये फॉर्म खास तौर से ITC क्लेम करने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जितना ITC यहाँ दिखेगा उतना ही ऑटोमेटिकली GSTR 3B की ITC वाले कॉलम में दिखेगा। जैसे मैंने अभी मैंने आपसे कहा ना कि GSTR 3B का जब हम रिटर्न फाइल करते हैं उसमें जो ITC जो आता है वो कहाँ से आता है? GSTR 2B से। तो क्या पता चला कि GSTR 2B का रिटर्न भी अपलोड नहीं किया जाता है। ये हमारे लिए दिया हुआ है कि अगर आपको ITC क्लेम करना तो आप देखिए कि यहाँ पर आपका ITC कितना है। अगर शॉर्ट है तो आप ज़्यादा एक्सेस क्लेम नहीं कर सकते, केवल 5% ही उसका अधिक क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका GSTR 2B में ITC ज़्यादा आ गया है तो आपको ज़्यादा भी क्लेम नहीं करना है। जितना आपका एक्चुअल ITC बनता है आपको उतना ही यहाँ पर क्लेम करना पड़ेगा। GSTR 3B, अब ये रिटर्न क्या है ये देखें। इस रिटर्न में व्यापारी को अपने टोटल सेल का समरी और इनपुट टैक्स ITC का समरी दिखाना होता है। तो जो भी नॉर्मल स्कीम का नंबर लिया हुआ होता है उसे सबसे पहले GSTR 1 का रिटर्न फाइल करना होता है। जब वो GSTR 1 का रिटर्न फाइल करता है तो उसी का डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के कहाँ आता है? GSTR 3B में आता है। तो जो भी उसमें सेल दिखाता है उस टोटल सेल का समरी GSTR 3B में आ जाता है और GSTR 2B का इनपुट टैक्स का क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट होकर के GSTR 3B में आ जाता है। तो ये हमें मैनुअल इसमें कुछ करना नहीं होता है, तो ये आपका ऑटोमेटिक वहाँ पर शो करेगा, ठीक है। यदि ITC इनपुट अधिक होता है तो आप अपने आउटपुट से ऑफसेट करने के बाद रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का मामला कैसा होता है? आउटपुट माइनस इनपुट। तो जो भी आपका इनपुट है उससे आपको क्या करना है? आउटपुट को ऑफसेट कर लेना है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट ने GSTR 3B आपको इसलिए दिया है कि जो भी आपके टैक्स की लायबिलिटी बनेगी उसका आपको कैश लेजर से भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने पॉकेट से उसका पैसा देना पड़ेगा। और अगर ऑफसेट करने के बाद आपके कुछ भी लायबिलिटी नहीं बनती है तो फिर आपको अपने कैश लेजर से पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इससे क्या पता चलता है कि जब इसका समायोजन हो जाएगा तो ये रिटर्न आपको अपलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपलोड करना पड़ेगा। तो बेसिकली GSTR 1 और GSTR 3B यही दो रिटर्न, अगर कोई नॉर्मल स्कीम का नंबर लिया हुआ है तो यही दो रिटर्न उसे अपलोड करना होता है। बाकी GSTR 2A और 2B ये आपको रिकंसिलेशन के लिए दिया हुआ है। चलिए, एक रिटर्न आता है CMP 08, यानी कि कंपोजिशन, इससे नाम से ही पता चल रहा है। यह रिटर्न उस व्यापारी के लिए है जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम का नंबर लिया हुआ है। यह रिटर्न क्वार्टरली वे में फाइल किया जाता है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले वो आपका किसके लिए था? जो कि नॉर्मल स्कीम का नंबर लिया हुआ है। और ये कौन है भाई? कंपोजिशन स्कीम वाला डीलर। अगर कोई ये नंबर लिया हुआ है तो उसको क्वार्टरली वे में CMP 08 रिटर्न को सेलेक्ट करके अपने सेल का समरी देने के बाद वो जिस कैटेगरी में आता है उसके हिसाब से उसे अपना टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसे CMP 08 फॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो रिटर्न है क्वार्टरली वे में फाइल किया जाता है। और आपको पता है कि साल में 4 क्वार्टर होता है, तो उसे 4 बार प्रत्येक वर्ष में CMP 08 को उसे अपलोड करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है आपका GSTR 5। अब ये क्या है? ये रिटर्न उस व्यापारी के लिए है जो NRTP यानी कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब ये क्या होता है? ऐसा व्यापारी जो कभी कभी यहाँ आकर, यहाँ माने कि इंडिया में आकर व्यापार करता है, ठीक, और यहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसका कोई फिक्स्ड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है, राइट।
वो यहाँ आता है और भारत के बाहर से माल को इंपोर्ट करता है और बेचता है और यहाँ से चला जाता है। यानी कि वो कभी कभी साल के बीच में आता है, बिजनेस करता है और बिजनेस करके वो यहाँ से चला जाता है। वो माल का भी व्यापार कर सकता है प्लस वो सर्विस देने का भी काम कर सकता है, राइट। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर इस नेचर का कोई पर्सन या कंपनी अगर यहाँ पर आकर के बिजनेस अगर करती है तो उसे GSTR5 फॉर्म को सेलेक्ट करके उसे अपलोड करना पड़ेगा। अब देखिए ये रिटर्न उसे मंथली फाइल करना होता है, ठीक है, मंथली, और उसे एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि भाई वो तो कभी कभी आएगा, अब साल में एक बार आए या दो बार आए, तो सिर्फ उसे क्या करना पड़ेगा, उसी मंथ का मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो कि उसे फॉर्म दिया है वो GSTR5 है और इसका जो ड्यू डेट है वो आपका 20 तारीख है। अब इसके बाद आता है आपका GSTR6। यह रिटर्न उस कंपनी के लिए होता है जो ISD यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के कैटेगरी में आता है। ISD किसे कहते हैं? ISD वह कंपनी होती है जिसके कई सारे ब्रांचेस होते हैं और एक ही पैन नंबर पे उनके प्रत्येक ब्रांच का GST नंबर होता है। तो वो क्या कहलाता है? ISD यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से। तो इसका ड्यू डेट क्या है? 13 तारीख। अब इसके बाद नंबर आता है GSTR7। अब ये GSTR7 किसके लिए है वो देखिए, एवरी पर्सन रजिस्टर्ड डीलर who deduct TDS under GST will file the GSTR7। यानी कि कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन या डीलर जो कि एलिजिबल है TDS काटने के लिए, वो भी किसके अंडर GST। आपको पता है कि TDS आपका इनकम टैक्स के अंदर भी होता है, लेकिन ये जो TDS है अंडर GST है। तो अगर कोई इसके लिए एलिजिबल है, वो किसी व्यापारी का अगर वो TDS काटता है अंडर GST तो उसे GSTR7 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, हु विल डिडक्ट TDS अंडर GST? तो बहुत ही सिंपल है, गवर्नमेंट बॉडी। कौन? जो कि स्टेट है, सेंट्रल है या फिर आपका म्यूनिसिपैलिटी है। एनी पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट बॉडी होगा उसमें आपका स्टेट भी है, सेंट्रल भी शामिल है और आपका म्यूनिसिपल भी शामिल है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा कंपनी जो कि नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट है, वही किसी भी पर्सन का या किसी भी व्यापारी का TDS काट सकता है। एलिजिबिलिटी फॉर TDS डिडक्शन, तो देखिए, एनी पर्सन और रजिस्टर्ड डीलर सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट टेंडर और कॉन्ट्रैक्टर। तो ये जो आपका जो TDS काटा जाता है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर या फिर टेंडर के अगेंस्ट में काटा जाता है और उसका जो बिल अमाउंट जो है वो आपका 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। यानी एक बिल का जो वैल्यू है वो आपका 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। अगर 2.5 लाख से कम है तो फिर उसका TDS नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ पर जो TDS का रेट है वो 2% होता है, यानी कि SGST में 1% चला जाएगा और CGST में 1% चला जाएगा। और जो भी डिडक्टी होगा यानी जिसका के TDS काटा जाएगा उसे ऑटोमेटिक कहाँ दी जाएगा? GSTR7A में, जहां से कि वो अपना फॉर्म को डाउनलोड कर सकता है। अब देखिए GSTR8 ये किसके लिए भाई? ई कॉमर्स ऑपरेटर विल फाइल GSTR8। और आपको पता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा कंपनी जिसका कि खुद का अपना प्रोडक्शन नहीं होता है, माल नहीं होता है, वो क्या करता है कि परचेजर एंड सेलर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि दोनों मिल करके अपना परचेज एंड सेल वहाँ पर कर ले। तो आपका इसमें क्या आ गया? जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, राइट। उसी तरीके से आपका मिंत्रा है, अमेज़ोन है, ये इस तरह के जो कंपनी होती है वो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर कहलाता है। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के कैटेगरी में आता है तो उसे GSTR8 रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा, जिसका कि ड्यू डेट आपका 10 तारीख है। उसके बाद आपका रिटर्न आता है GSTR9। ये क्या होता है कि जो भी अगर नॉर्मल स्कीम का नंबर लिया हुआ है तो उसे एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। तो जो नॉर्मल स्कीम का डीलर होता है उसे एनुअल में GSTR9 फॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक रिटर्न आता है GSTR9A, जो कि कंपोजिशन स्कीम का नंबर लिया हुआ है, उसे एनुअल मोड में GSTR9A भी फाइल करना पड़ेगा। एक आपका होता है GSTR9C, ये किसके लिए होता है?
जो कि नॉर्मल स्कीम का नंबर लिया हुआ है और अगर वो जीएसटी के ऑडिट में आता है। आपको पता है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो चुका है तो फिर आपका जीएसटी का यानी कि सेल्स टैक्स का भी ऑडिट होगा। जो ऑडिट होगा तो उस ऑडिट का जो भी रिपोर्ट होगा वो जीएसटीआर 9C में मेंशन करना होता है। तो जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C ये किसके लिए हो गया? जो कि नॉर्मल स्कीम का नंबर लिया हुआ है। अब लास्ट आपका बच जाता है जीएसटीआर 10 यानी कि फाइनल रिटर्न। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज कैंसल्ड और सरेंडर्ड हिज रजिस्ट्रेशन नंबर नीड्स टू फाइल जीएसटीआर 10। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसी ने जीएसटी का नंबर लिया हुआ है, अगर वो उसे कैंसिल करवाता है या फिर उसे सरेंडर करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? जीएसटीआर 10 भी उसे अपलोड करना पड़ेगा। He needs to file GSTR 10 within 3 months from the date of cancellation। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो कैंसिलेशन या फिर वो सरेंडर करता है तो सरेंडर करने के डेट से 3 महीने के अंदर यानी कि 90 डेज के अंदर उसे GSTR 10 को उसे अपलोड करना पड़ेगा। फिर बाद में ही उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल हो सकता है। तो दोस्तों ये था आपका जीएसटीआर 1 से लेकर जीएसटीआर 10 तक। आई होप कि आपने इसे सीख लिया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके से अकाउंट्स के फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे आने वाले कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सिंपल वे में जा करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं।